रिकॉर्डिंग क्लब में सभी साथियों को अजमेर से जयवंती आसवानी का नमस्कार। शुक्रवार 22 फरवरी 2019 एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 36 लेकर। सबसे पहले आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ कि 2 पार्ट मैं आपको नहीं भेज पाई हूँ। अपना स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण मैं नहीं कर पाई, गला साथ नहीं दे रहा था बिल्कुल। लेकिन हाँ, इसमें अच्छी बात ये हुई कि 8 फरवरी को जो शुक्रवार था उसमें हमारी राजस्थान पत्रिका की रीडर जो है हर्षिता आसवानी, उनका इंटरव्यू लिया गया और उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। बर्थडे का एक बहुत ही स्पेशल आयोजन जिसे हम कह सकते हैं, विशेष आयोजन रहा और अनुभव भी मिला उन्हें और हमें भी पता चला कि वो कैसा महसूस करती हैं, कैसे रिकॉर्डिंग क्लब से जुड़ी और क्या उनके जीवन में रहा, शिक्षा वगैरह काफ़ी जानकारियां हमें मिली। लेकिन अब आज वापस ये जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है। एक तरह से स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण 2 शुक्रवार मैं भी फ्री हो गई थी। तो पार्ट 36 साथियों वहीं से स्टार्ट करती हूँ जहाँ की मैंने पार्ट 30 अपना समाप्त किया था और आप लोगों को बताया था कि मैं जिस स्थान पर काम कर रही थी वहाँ पर क्या था, क्या वो काम था। हालांकि वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। जिन लोगों के घर में काम चलता था वो फैमिली थी, तो समझदार लोग थे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई झिझक नहीं होती थी काम करने में। लेकिन पीड़ा जरूर थी कहीं ना कहीं उसको करने में। कुछ समय वो काम करने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरे हाथ जो थे वो उनमें बहुत इचिंग होने लगी और इचिंग जब होने लगी तो वो सहन भी नहीं होती थी और ना चाहते हुए भी बार बार ध्यान जो है उसी तरफ जाता था और ज़्यादा उनको हाथों पे इचिंग करने के कारण वो लाल लाल से होने लगे और एक दाने दाने टाइप मतलब मेरे हाथों में उभर कर आ गए थे। तो उस समय जो वहाँ लोग काम करते थे तो मैंने उनसे भी पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि शायद आपको ये जो एसिड पानी में मिलाया जाता है वो शूट नहीं कर रहा है और घरेलू इलाज नॉर्मली उन्होंने बताया कि रात को सोने से पहले खोपरे का तेल लगा लो या बोरो प्लस लगा लो। तो मैंने कुछ दिन वो किया लेकिन कोई फ़र्क मेरे हाथों में नहीं पड़ा। और उसके बाद जब मैंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने यही कहा कि आप ये काम ना ही करें तो अच्छा होगा। अगर आप ये काम करते हैं तो आपके हाथ और ख़राब हो जाएंगे और जो आप काम कर रहे हैं वो भी करने लायक नहीं रहेंगे। आप ये काम छोड़ दीजिए, स्किन ख़राब हो जाएगी आपकी। तो वो काम भी मुझे फिर छोड़ना पड़ा। हाथों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाथों से ही हम सारा काम करते हैं। तो इस वजह से मैंने वो काम छोड़ दिया और उस समय स्थिति ये हो गई कि मैं घरेलू काम भी अपने जो है वो सुचारू रूप से नहीं कर पा रही थी। और ऐसे समय में मुझे उचित लगा कि मैं अपने मम्मी पापा के घर चली जाऊं क्योंकि एक वो ही थे कि जो मेरी अच्छी तरह से केयर कर सकते थे। तो कुछ दिनों के लिए मैं अपने मम्मी पापा के पास चली गई और 10-15 दिन उन्होंने केयर की और उसके बाद वो हाथ भी मेरे जो थे ठीक हो गए। तो ये वो क्षण थे जब मुझे लगा कि जिस व्यक्ति से मुझे उम्मीद करनी चाहिए वो मेरी उम्मीदों पर कभी खरा नहीं उतर सकता। ये एक लास्ट स्टेट है मेरे जीवन की, ये सोचने की कि शायद वो कुछ करें। लेकिन नहीं, इस काम के बाद न जाने क्यों उम्मीद खत्म हो चुकी थी मेरी। और यही कारण था कि जब मैंने कक्षा 12वीं का फॉर्म भरा तो मैंने उनसे कोई मदद नहीं ली, ना फीस के लिए, ना किताबों के लिए और ना ही किसी और काम के लिए।
लेकिन जब इतना बड़ा निर्णय लिया था कि पढ़ना है, तो कैसे भी करके फीस जमा करवानी पड़ेगी, तब ही मैं कक्षा 12 की परीक्षा दे पाऊंगी। और उस समय में जिस व्यक्ति ने मेरी मदद की वो थे बुद्धाराम जी। उन्होंने मुझे उस समय 700 रुपये दिए और कहा कि कुछ भी मत सोचिए, आप सबसे पहले अपनी फीस सबमिट कीजिए, क्योंकि समय नहीं है और अगर टाइम निकल गया तो ये काम ऐसे हैं कि बाद में अगर एक दिन लेट आप चाहो तो वो भी नहीं हो सकता। तो मैंने भी बिना समय गंवाते हुए और जल्दी से अपना फॉर्म सबमिट कर दिया और बहुत हल्का महसूस हुआ मन में कि चलो जो काम मैं करना चाह रही हूँ उसकी शुरुआत तो कम से कम हुई। हालांकि बाद में मैंने उनके पैसे उनको लौटा दिए थे, लेकिन उस समय उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उसके बाद मन में एक निर्णय ले लिया था कि अब कुछ भी हो जाए, अच्छे से पढ़ाई करनी है और समथिंग जो टारगेट मुझे बीएसटीसी के लिए चाहिए वो मुझे पूरा करना है पढ़ाई करके। तो बस ये निश्चय पक्का कर लिया था। अगस्त या सितंबर में उस समय प्राइवेट फॉर्म भरे गए थे और पढ़ाई स्टार्ट तो की, लेकिन बीच में जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे बड़े त्योहार दीपावली का समय रहता है, तो कुछ समय उसमें चला गया और उसके बाद नवंबर दिसंबर में मैंने कंटिन्यू अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। लेकिन न जाने क्यों सब कुछ सही चलते चलते हमेशा कुछ न कुछ ऐसा आ जाता था कि जो काम बिल्कुल सही चल रहा है, सुचारू रूप से चल रहा है, उसमें कुछ न कुछ बाधाएं आ ही जाती हैं। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक बाधा खड़ी हो गई। हालांकि वो पारिवारिक समस्या थी, लेकिन परिवार में अगर कोई समस्या हो जाती है तो उसका खामियाजा सबको ही भुगतना पड़ता है, तो वो मुझे भी भुगतना पड़ा। हुआ कुछ यूं था कि मेरे हस्बैंड के जो भाई थे उनकी और उनके वाइफ की आपस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और बात इतनी बढ़ गई थी कि आपसी समझौता हो ही नहीं पा रहा था। और ऐसे में हुआ ये कि परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ गई। भैया जो थे वो हमारे यहाँ आकर रहने लगे, प्लस उनके 2 छोटे छोटे बच्चे। अब परिवार बढ़ने की वजह से काम भी परिवार में बहुत बढ़ गया और ये सब घटित हुआ जब मेरे पेपर बहुत ही पास आने वाले थे। जनवरी से लेकर ये सब मार्च तक यूं ही चलता रहा और ऐसे में कभी किसी का आना कभी किसी का आना, फिर बच्चे बहुत छोटे छोटे, उनकी भी जिम्मेदारियां मुझ पे थी। रीडिंग भी उस समय में जो भी स्टूडेंट कॉलेज के आते थे वो उन्हीं दिनों में आते थे तो उनको करवाती थी, क्योंकि रीडिंग में छोड़ना नहीं चाहती थी। जो भी स्टूडेंट 1-2 आ रहे थे मेरे पास, मैं उन्हें रीडिंग जरूर करवाती थी। तो जैसा मैंने सोचा था, जो मैंने अपना शेड्यूल तैयार किया था पढ़ने के लिए, वो मेरा सब ये कहिए कि बेकार हो गया। लेकिन फिर भी जितनी भी मैंने पढ़ाई की थी उसी के ही माध्यम से मैंने अपने कक्षा 12 के एग्ज़ाम तो दिए और सोचा चलो जो होगा वो देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें भगवान पे छोड़ देनी चाहिए। तो बस मैंने भी यही किया था, ईश्वर पे छोड़ दिया था। और जब रिज़ल्ट आया तो जो आशा थी उसके विपरीत ही हुआ। मेरी परसेंटेज 44 पॉइंट समथिंग रही। बीएसटीसी करने का जो मैंने सपना देखा था वो मेरा पूरा नहीं हो सका, क्योंकि बीएसटीसी करने के लिए 45% की आवश्यकता होती है और मेरी 44, याद नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन 44 समथिंग कुछ था। अब आगे का सफ़र जो था पढ़ने से संबंधित तो वो बहुत लंबा था। एक तरह से ये कहिए कि फिर मैं निराश हो गई थी कि अब कॉलेज करना, वो भी पूरा ग्रेजुएशन करना, फिर बीएड करना, बहुत लंबी प्रक्रिया है ये। लेकिन देखेंगे अब क्या होगा।
करते हैं या नहीं करते हैं, फिर एक बार वापस सब कुछ सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। मार्च में जो भैया की प्रॉब्लम चल रही थी वो भी सॉल्व हो गई। वो अपने घर वापस चले गए बच्चों को लेकर, लेकिन इस बीच मैंने बहुत कुछ खो दिया था। लेकिन परिवार अगर मुश्किल में हो तो हमें उसका साथ देना ही पड़ता है, तो मैंने भी दिया। कुछ समय यूं ही निकल गया, 3-4 महीने, और ये सोचती रही कि कॉलेज का फॉर्म भरूं या ना भरूं। लेकिन फिर जो हमारे आसपास लोग रहते थे, बुद्धा जी वगैरह थे, उनसे ही मेरी अधिकतर बातचीत होती थी पढ़ाई के विषय को लेकर। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो होगा उस चीज़ को आप छोड़ दो, आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरो, कॉलेज की पढ़ाई इजी होती है और इस बार अच्छे से तैयारी करना धीरे धीरे, तो फिर आप बीएड कर लेना। अब जहाँ इतनी परेशानी आपने उठाई है थोड़ी बहुत और सही। अब ये सोचा कि मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है, करेंगे। तो मैंने फर्स्ट ईयर का फॉर्म भी अपना कॉलेज का आर्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशलॉजी सब्जेक्ट से भर दिया। लेकिन उस साल मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला था और हुआ भी। जिस चीज़ के पीछे मैं इतने लंबे समय से भाग रही थी, कोशिश कर रही थी, हर व्यक्ति को ये देख लीजिए रिक्वेस्ट कर रही थी, वो समय अब आ चुका था कि मेरी वो जो इच्छा थी, जो काम मैं चाहती थी मेरी रुचि के अनुसार, वो मुझे अब मिलने वाला था। हालांकि मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन हुआ। उस समय बच्चों की परीक्षाएं कक्षा 12th की जो ख़त्म हुई, तो काफ़ी बच्चे अपने अजमेर में जो ब्लाइंड स्कूल है वो छोड़ते हैं, कुछ बाहर चले जाते हैं, कुछ माकरवाली में जो हॉस्टल है वहाँ सेटल हो जाते हैं, और कुछ जो है आदर्श नगर में ही रूम लेकर रहने लगते हैं। तो उस समय गिरिराज नाम से एक स्टूडेंट था, जिनका कि बुद्धा जी के पास आना जाना लगा रहता था। उनके साथ एक सुरेश नाम से भी स्टूडेंट था। वो उस समय रहने तो नहीं आए थे, लेकिन हाँ रूम के लिए बात करने जरूर आए थे बुद्धा जी के पास। तो उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये 12th के स्टूडेंट हो आपने, और आप अभी अभी स्कूल छोड़ी है, तो आप स्टूडेंट्स को जानते ही होंगे, तो आप मुझे प्लीज़ स्कूल में रीडिंग के लिए एक बैच भी मिल सके तो प्लीज़ मुझे दिला दो। तो जैसा कि इतने सालों से आश्वासन मिलता आया था, उस दिन भी वो ही मिला, और उसका परिणाम सामने आएगा या नहीं ये तो कुछ पता नहीं था। पर दिसंबर माह में गिरिराज ने मुझसे कहा कि देखिए रीडिंग का बैच तो अभी तक मुझे नहीं मिला है, लेकिन क्या आप राइटिंग कर सकते हैं स्कूल में। कक्षा 10 का एक छात्र है, राम लखन नाम है उसका, और उसकी राइटिंग करनी है। राइटिंग मैंने कभी की नहीं थी और बहुत साल हो गए थे, लिखावट भी छोड़ दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि यही मौका है कि हम स्कूल जा सकते हैं, स्कूल के बच्चों से मिल सकते हैं, और कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से उस स्टूडेंट का पेपर लिखूं। तो मैंने गिरिराज को हाँ कह दिया और उस बच्चे का फ़ोन नंबर भी ले लिया, उससे मिल भी ली, और उसकी कुछ किताबें भी मैं अपने साथ घर ले आई देखने के लिए कि क्या है कोर्स में। तो उनको थोड़ा बहुत मैंने स्टडी किया, पॉइंट्स वगैरह जो भी थे, और डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ दिसंबर के हाफ ईयरली एग्ज़ाम थे और मैं राइटर के तौर पर राम लखन के पास गई थी उसकी राइटिंग करने के लिए। जब मैंने उसकी राइटिंग की, इतने सालों बाद लिखा, तो एक क्षण को भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी नया है। ऐसा लग रहा था नहीं, सब कुछ पढ़ा हुआ ही है और इजीली मैं कर सकती हूँ। उसके पॉइंट्स भी मैंने देख लिए थे। बहुत अच्छा लगा मुझे उस दिन उसकी राइटिंग करके, और एक नया अनुभव भी था ये, पहले रीडिंग का, फिर रिकॉर्डिंग का, और अब ये राइटिंग का एक नया अनुभव मेरे सामने था। लेकिन एक बात और थी साथियों, स्कूल में मैंने देखा कि
बच्चे राइटर के लिए बहुत परेशान होते थे। बहुत ही कम राइटर स्कूल में आते थे और कई बार तो स्थिति ये हो जाती थी कि एक राइटर 3-3 4-4 बच्चों का पेपर करता था। ये एक तरह से अच्छा भी था और दूसरी तरफ से देखा जाए तो गलत भी था, क्योंकि कुछ राइटर ऐसे होते थे कि सोचते थे कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के पेपर हम सॉल्व करेंगे उतने ही हमें पैसे भी मिलेंगे। और 40 रुपए उस समय एक पेपर हल करने के लिए दिए जाते थे। पेपर 3.5 घंटे का होता था, लेकिन पेपर छूट जाए इससे तो बेहतर ये था कि भले एक ही राइटर 2 जनों के करे या 3 जनों के करे, लेकिन कम से कम बच्चों के पेपर तो हो। और टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, काफ़ी कोऑपरेट करते थे बच्चों के साथ। तो फर्स्ट टाइम इस तरह से मैंने स्कूल में राइटिंग की। और उस समय एक 12th के स्टूडेंट थे मनोहर जी, उनकी भी मैंने राइटिंग की, हिंदी सब्जेक्ट और पॉलिटिकल सब्जेक्ट की राइटिंग। तो उनका पेपर भी बहुत अच्छा गया और उन्होंने भी यही कहा कि मतलब मुझे आशा नहीं थी कि मेरा पेपर इतना अच्छा होगा, लेकिन आपने वास्तव में बहुत ही अच्छा पेपर किया है। तो ये राइटिंग जो थी वो मेरे लिए स्कूल में एक बहुत ही ये कहिए सुनहरा अवसर था। यहीं से ही बस मेरी शुरुआत हुई स्कूल में आने जाने और स्टूडेंट्स से मिलने की, उनको पहचानने की। तो जब हाफ ईयरली के पेपर पूरे हो चुके तब वैसे तो पेपरों के चलते ही मैंने स्टूडेंट से रीडिंग के लिए कह दिया था और मनोहर जी जो थे उन्होंने तो डिसीज़न ले भी लिया था कि नहीं दी, जैसे ही पेपर ख़त्म हो जाएंगे आप हमारी रीडिंग तो शुरू कर देना। मनोहर जी और उनके साथ सुखलाल जी थे कि आप हमारी रीडिंग तो स्टार्ट कर देना, बस एक बार ये हाफ ईयरली पेपर ख़त्म हो जाए और 12th है तो हम घर भी नहीं जाएंगे। तो मैं किन शब्दों में बयां करूं कि इतनी मैं उस दिन खुश थी, इतनी खुश थी कि जिस काम की मैं उम्मीद बिल्कुल छोड़ चुकी थी कि ये काम शायद मुझे भविष्य में नहीं मिलेगा। मैंने पहले ऑडियो में ये जिक्र भी किया है कि मैंने उस काम को करने का विचार मन से बिल्कुल त्याग दिया था, लेकिन इस एक राइटिंग की वजह से मेरे जीवन में जो बदलाव आए वो मैं साझा करूंगी आपसे अपने अगले ऑडियो में। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि।